हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम 12th क्लास के लेसन नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। अर्थात पादपों में जो खनिज लवण है इनका अवशोषण किस प्रकार होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। देखिए, यहाँ हम बात कर चुके थे जल अवशोषण में कि जो पादप है, ये पादप जल को जो अवशोषण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? मृदा से। इसी प्रकार पादपों के द्वारा जो खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है वो मृदा में उपस्थित जो खनिज पदार्थ हैं उनसे किया जाता है। तो पादप खनिज लवणों का अवशोषण मृदा से करते हैं और मृदा में ये जो खनिज लवण जो है वो विलयन के रूप में या अधिशोषित अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन? खनिज लवण। तो देखो, जो हम बात कर रहे थे कि जो खनिज लवण है ये खनिज लवण जो पादप है ये पादप इन खनिज लवणों का अवशोषण कहां से करते हैं? मृदा से करते हैं। और मृदा के अंतर्गत जो खनिज लवण है वो विलयन के रूप में या अधिशोषित अवस्था में अथवा मृदा में ये खनिज लवण संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो मृदा से इन खनिज लवणों का पादप के द्वारा अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? खनिज लवणों का अवशोषण कहलाता है। अब देखो, पादपों के अंतर्गत जो खनिज लवणों का अवशोषण है इसकी क्रियाविधि के विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रियाविधि है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है निष्क्रिय अवशोषण। देखो, निष्क्रिय अवशोषण ये कहता है कि पादपों के द्वारा जो खनिज लवणों को अवशोषण किया जाता है वो अपनी अधिक सांद्रता से, यानी कि जो खनिज लवण है वो अपने अधिक सांद्रता से कहाँ जाते हैं? कम सांद्रता। अर्थात खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। और जब खनिज लवणों का जो अवशोषण है सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा तो वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो निष्क्रिय खनिज अवशोषण ये कहता है कि खनिज लवणों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है तथा इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। तो इसके विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं किसके? निष्क्रिय खनिज अवशोषण के। देखिएगा कौन कौन से सिद्धांत है। पहला है विसरण सिद्धांत। तो निष्क्रिय अवशोषण के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत दिया गया है, फर्स्ट सिद्धांत है वो है
विसरण सिद्धांत। और हम विसरण क्रिया के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ के अणु या आयन है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो खनिज लवण है, ये खनिज लवण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसके अनुसार? विसरण नियम के अनुसार क्या होते हैं? विसरित होते हैं या उनका गमन होता है। तो विसरण सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार जो खनिज लवण है, ये खनिज लवण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा क्या कर जाते हैं? अवशोषित किए जाते हैं। सेकंड सिद्धांत है द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। ये इसे कह देते हैं सहजी प्रवाह सिद्धांत। देखो द्रव्यमान प्रवाह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन पर आधारित है। किस पर आधारित है बताइए? वाष्पोत्सर्जन। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ खनिज लवणों का अवशोषण। द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत क्या कहता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जो खनिज लवण है, खनिज लवणों का जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ साथ क्या होता है? गमन होता है या इसका अवशोषण होता है। क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो खनिज लवणों का अवशोषण भी अधिक होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड है? वाष्पोत्सर्जन पर। और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल अवशोषण होगा और उस जल अवशोषण के साथ साथ जो खनिज लवण है, इन खनिज लवणों का भी पादप के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखो तीसरा सिद्धांत है थर्ड सिद्धांत है इसके अंतर्गत आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत ये कहता है कि जड़ या ऊतक और जो मृदा है, तो जड़ या ऊतक तथा मृदा के मध्य जो आयनों का क्या होता है? विनिमय होता है। क्या होता है? आयनों का विनिमय। तो इन दोनों के मध्य जो आयनों का विनिमय होता है वो केवल समान आयनों के मध्य ही होता है। कहाँ होता है? केवल समान आयनों के मध्य, अर्थात असमान आयनों के मध्य कभी भी आयन विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धनायन है
साथ, धन आयन के साथ, और जो ऋणायन है इन ऋणायनों का विनिमय ऋणायनों के साथ। इसका मतलब है कि जड़ या जो ऊतक है इनमें उपस्थित जो धनायन है इनका विनिमय मृदा में उपस्थित है धनायनों के द्वारा होगा, ठीक है। और जड़ या ऊतक में उपस्थित जो ऋणायन है इन ऋणायनों का विनिमय मृदा में उपस्थित है जो ऋणायन है उनके साथ होता है। अर्थात जो आयन विनिमय की जो प्रक्रिया है वो हमेशा समान प्रकार के आयनों के मध्य ही होती है। जैसे देखो ये माना कोई भी जड़ है, क्या है, रूट यानी कि जड़। इस जड़ की सतह पर कोई भी धन आयन उपस्थित है, जैसे कि H+ उपस्थित है। यह है मृदा कण। इन मृदा कणों की जो सतह है उस पर कोई भी धन आयन जैसे कि K+ आयन उपस्थित है। तो यहाँ पर देखो जो आयन विनिमय की प्रक्रिया होगी, मैंने कहा था समान आयनों के मध्य होती है, अर्थात धनायन का विनिमय धनायन के द्वारा और ऋणायन का विनिमय ऋणायन के द्वारा होता है। इसका मतलब जो जड़ की सतह पर धनायन है H+ आयन, इसका विनिमय जो मृदा कण है इन मृदा कणों पर उपस्थित K+ आयन के द्वारा होगा, ठीक है। और यदि कोई भी ऋणायन होगा तो उस ऋणायन का विनिमय इस जड़ के सतह पर उपस्थित ऋणायन है दूसरा उसके द्वारा होगा। अर्थात आयन विनिमय सिद्धांत में जो आयनों का विनिमय होता है वो समान आवेश के आयनों के मध्य ही होता है। नेक्स्ट चौथा सिद्धांत, निष्क्रिय खनिज अवशोषण या खनिज लवणों के अवशोषण के अंतर्गत चौथा सिद्धांत है चौथा, डॉर्नन साम्यावस्था सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था अर्थात प्रतिपादक है F.G. डॉर्नन। ये सिद्धांत जो है अविस्मरणशील स्थिर आयनों देखो डॉर्नन साम्यावस्था सिद्धांत के प्रतिपादक है F.G. डॉर्नन, अर्थात सिद्धांत किसने दिया, F.G. डॉर्नन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये जो साम्यावस्था सिद्धांत है डॉर्नन साम्यावस्था सिद्धांत वो अविस्मरणशील तथा जो स्थिर आयन है इनके सिद्धांत पर आधारित है। तो जो कोशिका है उस कोशिका के भीतर कुछ ऐसे आयन पाए जाते हैं, ठीक है, जो भीतर से बाहर अर्थात कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं आ पाते हैं, उन आयनों को कहते हैं स्थिर आयन। क्या कहते हैं उनको, स्थिर आयन। तो जो स्थिर आयन है ये कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं आते। हम कह सकते हैं कि कोशिका के भीतर उपस्थित ऐसे आयन जो कि कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं आ पाते हैं अर्थात कोशिका में ही स्थिर रहते हैं वो कहते हैं स्थिर आयन।
ठीक है। तो ये जो सिद्धांत अविस्मरणशील अर्थात ऐसे आयन जिनका विस्मरण नहीं होता है तथा जो स्थिर आयन है उनके सिद्धांत पर आधारित है। तो जो डोनर साम्यावस्था है, इस डोनर साम्यावस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ऐसी साम्यावस्था जो वैद्युत आवेश ऐसी साम्यावस्था जो वैद्युत आवेश व विसरण द्वारा नियंत्रित होती है। डोनर साम्यावस्था कहलाती है। तो ऐसी साम्यावस्था जो विद्युत आवेश तथा विसरण के द्वारा नियंत्रित होती है वो क्या कहलाती है बेटा? डोनर साम्यावस्था कहलाती है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो निष्क्रिय अवशोषण के अंतर्गत दिए गए। सेकंड देखो, तो खनिज लवण अवशोषण की क्रियाविधि के अंतर्गत सेकंड है बी, सक्रिय खनिज अवशोषण। देखो सक्रिय खनिज अवशोषण सिद्धांत क्या कहता है कि जो खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, और जब कोई भी कार्य सांद्रता प्रवणता के विपरीत किया जाता है तो उसके लिए एनर्जी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब खनिज लवणों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है तथा उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तो इसे कहते हैं सक्रिय खनिज अवशोषण। कहते हैं सक्रिय खनिज अवशोषण। अब जिस प्रकार निष्क्रिय खनिज अवशोषण के विभिन्न सिद्धांत दिए गए थे उसी प्रकार जो सक्रिय खनिज अवशोषण है इसके भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उनमें फर्स्ट है वाहक परिकल्पना। इसके प्रतिपादक हैं तो वाहक परिकल्पना के प्रतिपादक है वॉन डेन मोनार्ड। देखो ये परिकल्पना क्या कहते हैं कि जो खनिज है इन खनिजों का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा? वाहक के द्वारा। तो सबसे पहले जो वाहक है ये वाहक एटीपी के द्वारा सक्रिय होता है। इसके पश्चात सक्रिय वाहक किसके साथ जुड़ जाता है बेटा? आयन के साथ। और आयन के साथ जुड़कर एक सम्मिश्र का निर्माण करता है जिसे आयन वाहक
सम्मिश्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन वाहक कॉम्प्लेक्स है सम्मिश्र। थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो आयन वाहक सम्मिश्र है, आयन वाहक सम्मिश्र, यह आयन वाहक सम्मिश्र इससे आयन की विमुक्ति हो जाएगी प्लस वाहक अलग हो जाएगा, और जो वाहक होगा वो कैसा होगा? निष्क्रिय। और जो आयन है वो कोशिका के भीतर चले जाएगा। देखो तो ये परिकल्पना क्या कहती है कि जैसे हम इसे डायग्राम के थ्रू देखना चाहें, ये तो हो गया बाह्य विलयन, ये कोशिका द्रव्य, और ये हो जाएगी कोशिका द्रव्य। तो अभी हमने कहा कि जो वाहक परिकल्पना है, इस वाहक परिकल्पना के द्वारा जो खनिज लवण है या खनिजों को जो अवशोषण किया जाता है वो वाहकों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, इधर तो बाह्य विलयन है, ये कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली से गिरा हुआ भाग कहलाता है कोशिका द्रव्य। तो यहाँ देखो बेटा कि जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर, क्योंकि कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह होगी जो कोशिका द्रव्य के संपर्क में होगी, तथा यह कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह होगी जो बाहरी विलयन के संपर्क में होगी। तो कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर यहाँ पर वाहक पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं? निष्क्रिय। कैसे होते हैं? निष्क्रिय वाहक के रूप में उपस्थित होते हैं। ये निष्क्रिय वाहक किसके द्वारा भी हमने बताया? ATP के साथ संयुक्त होकर सक्रिय वाहक का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं सक्रिय वाहक। अब यह सक्रिय वाहक कहाँ जाता है? कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर आ जाता है। हमने कहा बाहरी विलयन में क्या उपस्थित होते हैं? आयन उपस्थित होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन है। अब जो सक्रिय वाहक है, यह सक्रिय वाहक इस पोटेशियम आयन के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है? आयन वाहक सम्मिश्र। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयन है जो बाहरी विलयन में उपस्थित था, ये इस सक्रिय वाहक के साथ जुड़ा और जुड़कर किसका निर्माण किया? आयन वाहक सम्मिश्र का। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? आयन वाहक कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र। तो देखो कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर किसका निर्माण हो गया बेटा? आयन वाहक सम्मिश्र का निर्माण हो गया। अब यह आयन वाहक सम्मिश्र कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर पहुंच जाता है और आंतरिक सतह पर पहुंचकर इससे आयन की विमुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? आयन की विमुक्ति।
जिसके फलस्वरूप जो आयन है वह आयन तो कहाँ कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाता है तथा जो वाहक है वो इस आयन वाहक सम्मिश्र से अलग हो जाता है। वही चीज हमने यहाँ दर्शाई है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोशिका झिल्ली की जो आंतरिक सतह है उस पर उपस्थित जो वाहक है, ये वाहक किसके साथ जुड़ेगा बेटा, एटीपी के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, एटीपी के साथ। और किसका निर्माण करेगा, सक्रिय वाहक। ठीक है, तो वाहक एटीपी के द्वारा सक्रिय होकर क्या बनाते हैं, एक्टिव वेक्टर अर्थात सक्रिय वाहक का निर्माण करते हैं। अब देखो जो सक्रिय वाहक है, यह सक्रिय वाहक जो बाह्य विलयन है, क्या है, बाह्य विलयन। इस बाह्य विलयन में उपस्थित है जो आयन है उस आयन के साथ क्या होगा, जुड़ेगा और जुड़कर आयन वाहक सम्मिश्र का निर्माण कर देते हैं। इसके पश्चात थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आयन वाहक जो कॉम्प्लेक्स है वो झिल्ली की आंतरिक सतह पर पहुंचेगा और आंतरिक सतह पर पहुंचकर एंजाइम की उपस्थिति में आयन को मुक्त कर देता है और यह आयन अब कहां चला जाएगा, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। तथा निष्क्रिय वाहक अगले जो आयन है उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार जो खनिज लवणों का अवशोषण है इस वाहकों के द्वारा संपन्न होता है अकॉर्डिंग टू वाहक परिवर्तन। सेकंड है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लुंडेगार्ड व बार्सटॉम। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, लुंडेगार्ड व बार्सटॉम नामक वैज्ञानिक ने। जो साइटोक्रोम पंप सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि जो आयन है वह आयन दोनों का अवशोषण अलग अलग विधि से होता है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो धनायन है और ऋणायन है, इन दोनों का जो अवशोषण होता है वो अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा होता है, अर्थात दोनों का जो अवशोषण है वो एक ही प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जो ऋणायन है, इन ऋणायन का विनिमय तो किसके द्वारा, या यूं कहें कि जो ऋणायन है इन ऋणायनों का अवशोषण तो विनिमय प्रक्रिया के द्वारा, और जो धनायन है इन धनायनों का जो विनिमय है वो साइटोक्रोम के द्वारा होता है। साइटोक्रोम क्या होती है, प्रोटीन होती है। तीसरा सिद्धांत जो दिया गया था वो है वैद्युत रासायनिक प्रवणता।
सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पीटर मिशेल, क्या है पीटर मिशेल। जो वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो आयन है, इन आयनों के अवशोषण में एटीपेज एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत का प्रतिपादक है पीटर मिशेल। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो खनिज है, इन खनिज आयनों का अवशोषण किसके द्वारा, वैद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा होता है, तथा इसमें एटीपेज एंजाइम है, यह एटीपेज एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ सिद्धांत थे इसके खनिज अवशोषण के, कौन से सक्रिय खनिज अवशोषण के विभिन्न सिद्धांत थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू बेटा।